हेलो गाइस। इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कूलॉम्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर्स में अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बॉडी को हम चार्ज कितने मेथड से कर सकते हैं, ये सब हमने स्टडी किया था। अब हम यहाँ पर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा, यानी कि वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है या फिर वो रिपल्सन फोर्स हो सकता है, तो वो फोर्स क्या होगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, कितनी उसकी वैल्यू होगी, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा, ये हम इस लेक्चर में लेंगे। ओके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स को वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वेक्टर फॉर्म है वो किस तरह से हमें दिखाई देगी या मिलेगी। ओके। तो यहाँ पे देखो कूलॉम्स लॉ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सिंपल, एक 11th क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमारे पास दो मेसी बॉडी है। मेसी बॉडी का मतलब दो मास वाली बॉडीज़ हैं। एक का मास हम m1, एक का मास m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस r थी। तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या था, दोनों के मास के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था जब हमारे पास दो यूनिवर्स में दो मैसिव बॉडीज़ हैं और उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ये होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे कूलॉम लॉ पढ़ते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। बस डिफरेंस इतना होगा, यहाँ पर हमारे पास मास वाली दो बॉडीज़ हैं और यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस होंगे। तो देखो पहले इसका स्टेटमेंट लें। देखो कूलॉम लॉ रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between charges। देखो ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब देखो दो पॉइंट चार्जेस हैं। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है पहले ये देखें। तो देखो हमारे पास सिंपल इस पॉइंट के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें, हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज हमारे पास है Q2 और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है। अब देखो अगर सेम पोलरिटी है और सेम साइज है तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा, वो कैसा लगेगा, रिपल्सन लगेगा, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। और अगर दोनों ऑपोजिट पोलरिटी में होते हैं तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है। तो दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। तो दोनों के बीच का जो फोर्स F इज मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव उससे हमें कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड की कंडीशन में। वेक्टर हो तो अलग बात है। तो मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें।
तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अगर दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यहाँ पर K जो है, K को हम बोलते हैं कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, और इसकी जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करेगी। अब देखो मीडियम पे डिपेंड किस तरह से करेगी, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो हमारा फोर्स होगा। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है ये डिपेंड करता है मीडियम पर, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब देखो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मीडियम पे किस तरह से फोर डिपेंड करेगा। एयर और वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें, के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जिसकी वैल्यू होते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास वैक्यूम और एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है वो 8.85 10⁻12, और ये हमें मिलेगा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो परमिटिविटी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, परमिटिविटी हमें ये रिप्रेजेंट करेगी दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है, तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पर, और मीडियम पे डिपेंड करेगा तो मीडियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, परमिटिविटी। तो यहाँ पे देखो फोर्स को हम एयर में जो फोर्स है वो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ नोट का मतलब फोर्स इन एयर बिटवीन चार्जेस, तो एफ नोट को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स इन एयर। एंड फोर्स इन मीडियम की अगर बात करें तो एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखो बाकी ऑल क्वांटिटीज, ये तीनों क्वांटिटीज सेम हैं हों तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों की वैल्यू चेंज होगी। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमारे पास ये है और एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है, यानी कि एप्सिलॉन जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी। अब यहाँ पे देखें कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो रही है तो फोर्स की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एफ नॉट इज इक्वल टू वैल्यू जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और फोर्स इन मीडियम ये हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अगर हम दोनों को रेशियो में लेते हैं तो दोनों को रेशियो में लें तो देखो हमें मिलता है एफ नॉट अपॉन एफ एम, और रेशियो में लेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी है वो कट हो जाएगी, तो एप्सिलॉन क्या बचेगा हमारे पास, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
ये हमारे पास क्वांटिटी बचेगी, और यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है उसको हम एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का रेशियो हमें मिला, और वो मिला एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से देखो, परमिटिविटी है वो रिप्रेजेंट करती है कि मीडियम में जो चार्जेस हैं उनके बीच फोर्स है वो कितना अप्लाई हो रहा है। ओके, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब परमिटिविटी है वो उस तरह से वेरी करेगी। तो इस यहाँ पे देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, एफ नोट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ओके, और यहाँ से एक रिलेशन आता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ से अगर आपको फोर्स इन मीडियम पूछा जाए तो एफ एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर हमें मिल जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी मीडियम में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स एफ एम है वो एयर में फोर्स का कितना मल्टीप्लाई होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एक सिंपल अगर हम बात करें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वाटर के लिए जो वैल्यू होती है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 80 होती है। और अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करें या वैक्यूम की बात करें या एयर की बात करें, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर फॉर एयर 1.00054, जो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। वैक्यूम की बात की जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। वाटर की बात की जाए तो इसकी वैल्यू 80 होती है। और अगर हमारे पास कंडक्टर की बात की जाए, यानी कि दो चार्ज के बीच अगर मीडियम कंडक्टिंग है तो वो होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि दो चार्जेस को पहले हमने वैक्यूम में रखा और वैक्यूम के बाद उसको वाटर में रख दिया, तो फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास एफ एम इक्वल टू एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो फॉर वाटर पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, 80। तो इसका मतलब एफ एम एफ नोट अपॉन 80। तो इसका मतलब इन वाटर फोर्स डिक्रीज बाय 180 फ्रॉम एयर। तो एयर के कंपैरिजन में वाटर में फोर्स है वो कितना कम हो जाएगा, 1/80 मल्टीपल में कम हो जाएगा। इसी तरह आपको कहा जाए कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन कंडक्टिंग मीडियम। तो फॉर कंडक्टिंग मीडियम, तो कंडक्टिंग मीडियम में बात की जाए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इनफाइनाइट। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो एफ नोट अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। तो 0 पर जाएगा तो फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास दो चार्जेज हैं और दोनों के बीच अगर हम एक कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं, तो कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे, तो कंडक्टिंग प्लेट रखने पर दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 0 लगेगा। इट इज़ क्लियर, ओके। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और है, अगर हमें पूछा जाए कि कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, कूलम्ब फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। तो सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, जो बॉडी के सेंटर, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं। यानी कि कहने का मतलब हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस Q1 और Q2,
तो ये दोनों का सेंटर माने, और सेंटर से सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, सेंटर को जोड़ने वाली जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग ये फोर्स अप्लाई होता है। तो ये रिपल्सन फोर्स लगा एफ ये, और ये रिपल्सन फोर्स लगा एफ ये। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रल फोर्स होगा। तो कूलाम्ब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है। ओके।